देख रहे हैं। तो अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस वीडियो चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्र ज्ञान आयोग मतलब एनकेसी के बारे में विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आज हम राष्ट्र ज्ञान आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको हम शॉर्ट में एनकेसी बोलते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए कि भारत देश को 21वीं शताब्दी तक ज्ञान के क्षेत्र में विकसित करना था, ताकि अन्य देशों की तरह हमारा देश भारत भी ज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतियोगी बन के खड़ा हो सके। ठीक है, इसी परिदृश्य को सामने रखते हुए वह देश के आगे बढ़ाने हेतु ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए ही भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में क्या 13 जून 2005 में एनकेसी अर्थात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग में अध्यक्ष पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया था और फिर है कि आयोग का कार्यकाल 2 अक्टूबर 2008 से तक क्या 3 वर्षों का था, जिसे 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक, एनकेसी में कुल सदस्यों की संख्या 8 थी। तो इसमें क्या बताया गया कि जो एनकेसी आखिर लाया क्यों गया, तो हम लोग देख रहे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ कि वहाँ पे शिक्षा की कितनी बड़ी कमी थी महसूस की गई। तो इससे क्या हो रहा था कि जितने भी सारे प्रतियोगिताएं हो रही थी, जैसे अभी ओलंपिक में हो रहा है, तो वो ओलंपिक में अभी भी बहुत कम ही मेडल आ रहे हैं भारत में, लेकिन उस टाइम तो और भी ज़्यादा ही दयनीय कंडीशन थी। तो वो कंडीशन को देखते हुए, उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे शिक्षा का मतलब ज्ञान का अनुभव महसूस किया गया तब फिर, ताकि जो विभिन्न तरह के प्रतियोगिताएं होते हैं हमारे जो मतलब क्या वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें हमारा देश भारत भी पार्टिसिपेट कर सके और प्रतियोगी बन सके और कोई भी चीज़ को हासिल कर सके, है ना, ताकि हमारा देश भी आगे निकल सके और देशों की तरह। तो इसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो उस समय जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे भारत के, तो उसी ने क्या किया कि जो श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में ये एनकेसी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जो कि 13 जून 2005 में ये एनकेसी आया था। तो इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जिसको एनकेसी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना। तो इसमें तो जान रहे हैं कि सैम पित्रोदा क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके अतिरिक्त 7 और मतलब ऐसे सदस्य थे जो विशेषज्ञ थे अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, इसमें है कि सबसे शुरू उसको तो 2006 में शुरू किया गया ही है, लेकिन उसको जो शुरू में किया था वो 3 वर्षों तक का था, है ना। 2 अक्टूबर 2008 को या 2008 तक वो 3 वर्षों तक का था, लेकिन फिर उसको 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया। ठीक, और इसमें कुल कितने सदस्य थे एनकेसी में, मतलब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में, तो 8 सदस्य थे। तो 8 सदस्य कौन कौन थे, चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। उससे पहले आयोग का गठन, है ना, संगठन, आयोग का संगठन बोल रहा है कि इसमें अध्यक्ष सहित 8 सदस्य शामिल थे। सभी सदस्य अंशकालिक रूप से अपना काम कर रहे थे और अब इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। मतलब कुछ है कि वो पूरा उस पर काम नहीं करते थे, मतलब कि वो कोई अतिरिक्त समय निकाल करके उस मतलब क्या एनकेसी में काम करते थे, मतलब कुछ अपना समय देते थे और जिसके बदले में उन लोगों को कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है, पेमेंट नहीं होता था उन लोगों को। तो उसमें सबसे पहले देखा गया कि देखिए ये क्या है कि सबसे पहला क्या होता है, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर में था इस आयोग में। एनकेसी के सबसे ऊपर में क्या प्रधानमंत्री था। उसमें देखिए ये एनकेसी था, नेशनल
नॉलेज कमीशन, तो उसके नीचे भी क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे, जो एनकेसी के अध्यक्ष होते थे। फिर उसके जो सदस्य हैं वो होते थे, सदस्य के नीचे भी क्यों होते थे, उसके स्टाफ होते थे, ठीक है। तो ये जो लिंक था किसे किसके बीच में था, एनकेसी का तो योजना आयोग के द्वारा था, इसको हम नीति आयोग कहते हैं। और फिर मंत्री या राज्य के बीच में लिंकेज था। तो ये नीति आयोग, देखिए शुरू में तो ये तो क्या था, और योजना आयोग ही था, लेकिन फिर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसका जब नीति आयोग आया था तो उसमें जो 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अभी जो प्रधानमंत्री हैं जैसे नरेंद्र मोदी, तभी इसका अध्यक्ष है यानी कि मतलब नीति आयोग का, और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे आइए, अब इन लोग का सदस्यों के बारे में जानते हैं। तो सदस्यों का विवरण, ठीक। तो श्री सेम पित्रोदा जो थे वो अध्यक्ष थे, हम लोग जान ही रहे हैं। फिर क्या है कि सेकंड नंबर में डॉक्टर अशोक गांगुली, जो डॉक्टर अशोक गांगुली थे वो फास्ट सोर्स लिमिटेड तथा ABV प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे, ठीक है। थर्ड नंबर में है डॉक्टर P बलराम। तो P बलराम कौन थे, तो वो भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। इतने विख्यात विशेषज्ञ लोग यहाँ पे इसके अध्यक्ष मतलब क्या सदस्य थे। फिर है कि 4 नंबर में जो सदस्य था वो डॉक्टर जयंती घोष थे, जो कि JNU अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। फिर है 5th नंबर में कि डॉक्टर नंदन नीलेकनी। तो ये डॉक्टर नंदन नीलेकनी वो इंकोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक थे। जो छठा सदस्य था इसका कौन था, तो डॉक्टर दीपक नैयर, ठीक है। ये भी JNU में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं कि 7 नंबर का। तो 7 नंबर का जो सदस्य थे कौन थे, तो डॉक्टर सुजाता राम दोरई। कौन, डॉक्टर सुजाता राम दोरई, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर थे। 8 नंबर में है कि 8वां सदस्य कौन था, डॉक्टर अमिताभ मट्टू। जो अमिताभ मट्टू थे वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट थे, है ना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट थे। सोच लीजिए कितना विशेषज्ञ थे, कितना बड़े। फिर है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिश, पहला सिफारिश क्या था कि शिक्षा के अधिकार को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए, जो कि दिया जा चुका है अब। फिर सेकंड नंबर में है कि पहली कक्षा में प्रथम भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाए, इसके शिक्षण के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ठीक है। तो पहला कक्षा में बच्चा की बोला कि जो प्रथम जो कक्षा पहली कक्षा है उसमें प्रथम भाषा जो अपना लैंग्वेज होता है हिंदी भाषा या जो उसको रखा जाए और उसी में पढ़ाया जाए, और साथ साथ उसको क्या अंग्रेजी में भी बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। और उसके लिए शिक्षा कौन देगा, तो उसके लिए वो टीचर भी रखने के लिए बोला गया था ना। तो सेकंड नंबर यही बात बोला है। फिर तीसरी सिफारिश थी कि सार्वभौमिक शिक्षा की लागत सकल घरेलू उत्पादन का 0.8 से 2.5% के बीच में हो, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन मतलब सिफारिश क्या था कि व्यावसायिक शिक्षा मतलब HRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होना चाहिए, जो व्यावसायिक शिक्षा था, है ना वो। 5th नंबर में है कि 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाना चाहिए, ये 5वां उसका सिफारिश था एनकेसी का। फिर 6th नंबर में है कि छठा सिफारिश है वो सभी स्रोतों को विकेंद्रित किया जाना चाहिए, जितने भी सारे स्रोत है उसको विकेंद्रित किया जाना चाहिए। 7th नंबर है कि सभी विश्वविद्यालय कम से कम 3 वर्ष में पाठ्यक्रम में पुनर्विचार करके उसमें अभिष्ट विचार करना चाहिए, मतलब हर एक 3 वर्ष के बाद उसमें क्या चीज़ नया जोड़ना चाहिए, क्या नया मतलब ऐड करना चाहिए, घटाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, वो चीज़ विचार विमर्श करना चाहिए। 8 नंबर में जो सिफारिश था उसमें कहा गया कि उच्च विद्यालय के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए, ठीक। 9th नंबर जो सिफारिश था वो क्या था कि एक राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग बनाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तकालय आयोग बनाना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 10 नंबर की, इस पुस्तकालय को बेहतर बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए को केंद्रित कोष की स्थापना किया जाए। 11 नंबर का जो सिफारिश था वो था कि एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की जाए जिसमें अनुवादों का एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा सके। मतलब अनुवाद है ना, ट्रांसलेशन, मतलब कोई भी बुक है जैसे कि कोई इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया जाए, या हिंदी में है तो उसको मतलब इंग्लिश में अनुवाद किया जाए, या फिर संस्कृत है उसको हिंदी में अनुवाद करके लोगों के सामने लाया जाए। तो वो 11 नंबर का सिफारिश था। 12 नंबर में क्या है कि एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित की जाए जो विभिन्न मापदंडों व डिग्री की जांच कर सके। मतलब एक ऐसा निकाय बनाना चाहिए जो बहुत सारे डिग्री क्या होते हैं, फर्जी होते हैं, तो डिग्री सही है या कि गलत है वो चीज़ की जांच होना भी चाहिए। 13 नंबर का जो सिफारिश है वो क्या है कि 1500 विश्वविद्यालय खोले जाए जिस सभी योग्य विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा सुलभ कराया जाए। मतलब 1500 विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी खोलने का बात कहा गया है इसमें, फिर ताकि जितने भी सारे विद्यार्थी है उसको उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन मिल सके। 14 नंबर का जो सिफारिश था एनकेसी का वो था कि एक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन स्थापित किया जाए जिसमें सभी प्रकार के पुस्तकालयों की गणना किया जा सके। ठीक है, कि मतलब जितने भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का स्थापित किया जाए, जैसे कि कमेटी रहेगा तो वो क्या करेगा, देश में जितने सारे पुस्तकालय हैं उसकी गणना करेगा और उसकी जो जांच पड़ताल करेगा कि कैसा सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो 15 नंबर का जो सिफारिश था वो था क्या था कि एक केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना की जाए। ठीक है, ये 15वां नंबर का सिफारिश। आयोग का प्रतिवेदन क्या बोल रहा है, आयोग ने अपनी सिफारिश से 4 किस्तों में प्रस्तुत की थी। कितने किस्तों में आयोग का जो प्रतिवेदन था एनकेसी का वो 4 किस्त में प्रस्तुत की थी। तो पहला 2006 में प्रस्तुत किया, फिर 2007 में, उसके बाद 2008 और फिर 2009 में प्रस्तुत किया था ये सिफारिश से 4 किस्त में, टोटल 4 किस्त में आयोग ने प्रतिवेदन मतलब प्रस्तुत की थी। तो इस आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में जो फाइनली कितना 2009 में पूरा प्रस्तुत कर दिया गया, जो प्रस्तुत किया गया उसका नाम क्या था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित किया हुआ। किस नाम से, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभाजित था। ठीक है मित्रों, तो फर्स्ट में क्या है कि पहला प्रतिवेदन का जो भाग था वो क्या, ज्ञान की सुलभता, मतलब एक्सेस ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान में सुधार हो, कैसे मतलब ज्ञान को कैसे प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें क्या इंक्लूड किया गया, क्या डाला गया कि शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार के बारे में पता चल सके। फिर भाषा के बारे में बताया गया इसमें ज्ञान की सुलभता के अंदर। फिर अनुवाद बताया, जो ट्रांसलेशन था, मतलब हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके लोगों के सामने रखा जाए, है ना। फिर पुस्तकालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि लाइब्रेरी होना चाहिए, है ना, ताकि लोग आसानी से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते जा वहाँ पे। फिर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क होना चाहिए, नेशनल नॉलेज का। फिर बोल रहा है पोर्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है उसका पोर्टल होता है, उसमें जाकर हम आसानी से उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ई कल्याण का पोर्टल हो गया, इसी तरह किसान का भी पोर्टल होता है ना। तो विभिन्न तरह के पोर्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को कोई भी ज्ञान आसानी से मिल सके। तो फिर इसके अंदर क्या रखा है, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, है ना, स्वास्थ्य के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसमें हम लोग फ़ोन करके भी हम लोग नेटवर्क उसमें जा करके क्या कर सकते हैं, हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, हेल्पलाइन होना चाहिए। फिर सेकेंड का जो प्रतिवेदन था वो क्या था, ज्ञान के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत क्या था कि स्कूली शिक्षा के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में बताया गया कि कैसा होना चाहिए स्कूल एजुकेशन। फिर है कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब कि जो भी शिक्षा दिया जाता है उसमें क्या व्यावसायिक होना चाहिए, मतलब स्किल डेवलप करना है ना, केवल पढ़ाई नहीं करना चाहिए, साथ साथ व्यवसाय से रिलेटेड जाके वो बड़े जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो वो अपने आप में एक कुशल नागरिक बन सके। और प्रशिक्षण भी होना चाहिए, है ना, जैसे टीचर के लिए हम लोग जो बीएड से प्रशिक्षु हो प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि वो शिक्षक बन सके। फिर
इसमें है कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के बारे में बताया गया कि हायर एजुकेशन भी होना चाहिए। फिर बोला कि गणित और विज्ञान में और अधिक प्रतिभाशाली होना चाहिए, मतलब कोई भी गणित के क्षेत्र में हो, मैथमेटिक्स हो या साइंस के क्षेत्र में हो, अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका व्यवस्था होना चाहिए, ताकि बड़े बड़े लोग गणितज्ञ जो निकले वो उस तरह वो हमेशा आते ही रहें और साइंटिस्ट बड़े बड़े बन सके, ताकि हम लोग हमारा जो देश है और ही ज़्यादा विकास कर सके। नेक्स्ट है कि पेशेवर शिक्षा, है ना, पेशेवर शिक्षा की बात कहा गया ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत। फिर अधिक संख्या में उत्तम पीएचडी, है ना, मतलब इतना ज़्यादा मतलब होना चाहिए कि पीएचडी की भी सुविधा होनी चाहिए, है ना, ताकि हमको कहीं दूसरे जगह से जाकर, दूसरे देश से जाकर पीएचडी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने देश में ही पीएचडी कर पाए। फिर नेक्स्ट में है कि मुफ्त और दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं वो क्या कोई कोई ओपन यूनिवर्सिटी होता है, खुला विश्वविद्यालय खोल दिया गया, ताकि उसमें ज़्यादा लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं लेकिन वो शिक्षा ले लेते हैं ना ऑनलाइन ही, और इसमें कुछ फ्री भी होना चाहिए, और जैसे कि क्या हम लोग को जो छात्रवृत्ति मिलती है वो सब कि इसी के अंतर्गत आया, ताकि लोग अच्छा से पढ़ाई कर सके, कोई मुसीबत ना आए। फिर है थर्ड नंबर में सृजन, क्रिएशन में इसका प्रतिवेदन को बांटा गया। तो क्रिएशन सृजन के अंतर्गत क्या है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब IPR, मतलब इसका मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंतर्गत क्या हुआ होता है कि कोई भी जो कोई देखिए कि कोई भी बुक लिखता हो या फिर कोई सॉन्ग होता है, मतलब उसका एक अपना अधिकार होता है, पेटेंट करवाया जाता है, ताकि उसको कोई और ना बोल सके कि वो मेरे द्वारा दिया गया है, इसलिए कोई भी उसको बौद्धिक संपदा अधिकारी कहते हैं। फिर सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए विधिक तंत्र हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान हो। फिर नवाचार की व्यवस्था होना चाहिए, इनोवेशंस। फिर उद्यमशीलता, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक। फोर्थ है जो प्रतिवेदन था वो क्या था कि अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया था। इसके अंतर्गत रखा गया परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली को डाला गया, फिर कृषि को डाला गया, फार्मिंग, है ना, एग्रीकल्चर्स। फिर जीवन स्तर में सुधार लाना, ये चीज़ डाला गया अनुप्रयोग में। फिर पांचवा जो प्रतिवेदन था वो क्या था कि सेवाएं, ठीक है, सर्विसेज, ई अभिशासन, है ना, ई गवर्नेंस होता है जिसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे